ओके, चलिए करें स्टार्ट न्यू सेशन, न्यू सम्स। और आज एक दो कॉन्सेप्ट्स अच्छे सीखने हैं, एकदम ऑसम कॉन्सेप्ट्स है जिसका थोड़ा सा रेलेवेंस अगले चैप्टर्स में भी आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके पहले कुछ चार पांच ऐसे क्वेश्चंस जो कुछ भी नया नहीं है और हमने पहले जो सेशन किए उसमें आपको मालूम है। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। यस एवरीबडी, चलिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है, आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 26, इसमें ये पहला लाइन कट है और वहां पर सिर्फ इतना लिख दीजिए, एबीसी म्यूचुअल फंड, एबीसी म्यूचुअल फंड हैज देयर इन्वेस्टमेंट्स, हैज देयर इन्वेस्टमेंट्स in following companies. ABC mutual funds have their investments in following companies. Okay, and the company का नाम, number of shares और market price आपको दिया हुआ है। उसके नीचे वो कह रहे हैं कि the total number of schemes में जो units है are 10 lakhs. The scheme has accrued expense of 2 lakh 50 and other liabilities of 2 lakh. क्वेश्चन कहता है क्या आप एनएवी निकाल के दे सकते हो? क्या हम लोग निकाल के दे सकते हैं एवरीबडी? चलिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। यस और नो? चलिए करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। So the first thing that we have to do is calculate the market value of investments. चलिए, make the columns company. So NDSC, number of shares 25,000, 35,000, 29,000 and 40,000। बराबर है everybody? Next, market price 20, 300, 380, 500. So you will get the market value. Can you tell me what is the total market value? 420.20 lakhs, ऐसा? ओके, एक बार सब लोग चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 वी हैव स्टार्टेड, और क्वेश्चन 26 में जो फर्स्ट लाइन है दैट इज टू बी कट, वो इट इज एबीसी म्यूचुअल फंड्स have their investments in following companies. ABC mutual funds have their investments in following companies. आपकी बुक में वो अगर मिसप्रिंट आया तो प्लीज उसको कैंसिल करके ABC mutual funds have their investments in following companies. परफेक्ट। सबका मार्केट वैल्यू 420.2 लैक्स आ रहा है क्या? सबका आ रहा है। तो उसके बाद अपना फॉर्मूला क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एनएवी। फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ ऑल असेट्स, टोटल ऑफ ऑल असेट्स माइनस टोटल ऑफ ऑल liabilities divide by number of outstanding units. So total of all assets 420.20 lakhs minus what are your liabilities buddy? एक 2.5 lakhs है और एक 2 lakhs है, और मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 10 lakhs। बता दीजिए मेरा एनएवी कितना? 41.57। कर लीजिए, 41.57। सबका आ रहा है क्या? चेक करो।
आया सबका 41.57, बरोबर है। नाउ अब हम लोग एक कंसेप्ट सीखने वाला है, एंड दैट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट है जेनसन अल्फा। जेनसन अल्फा। अब ये जेनसन अल्फा का फॉर्मूला है एक्स बार माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न। एक्स बार माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न, एकदम आराम से। क्या कहता है जेनसन अल्फा? एक्स बार माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न। ओके, नाउ ये जेनसन अल्फा एक्स बार माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है? एक्स बार का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो तुम्हें होने वाला है, जो रिटर्न आपको मिलने वाला है, दैट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड दिस इज नोन एज रिक्वायर्ड रिटर्न। ओके, एक्स बार को क्या बोलने वाले हैं हम लोग? एक्सपेक्टेड रिटर्न। और समेशन आर जिसको बोल रहे हैं हम लोग ऐसा, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? रिक्वायर्ड रिटर्न। रिक्वायर्ड रिटर्न इज द रिटर्न जो आपको चाहिए, दैट इज योर थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर उतना नहीं मिला ना तो मैं इन्वेस्ट नहीं करेगा। पहले दोनों का मतलब समझ लीजिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कि एक्स बार है, उसका मतलब क्या है? कि मेरे को उतना रिटर्न मिलने वाला है, दैट इज माई एक्चुअल रिटर्न दैट आई विल रिसीव। रिक्वायर्ड रिटर्न इज द रिटर्न जो मेरा मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है, उतना अगर मेरे को नहीं मिला तो मैं इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। इन्वेस्ट करना डज नॉट मेक एनी सेंस। तो अभी हमको क्या सीखने का है? एक्स बार कैसे निकालने का और रिक्वायर्ड रिटर्न कैसे निकालने का। अब थोड़ा सोचिए, हमें हमेशा एक्स बार बड़ा चाहिए कि रिक्वायर्ड रिटर्न बड़ा चाहिए? एक्स बार ज्यादा चाहिए। योर रिटर्न दैट यू विल रिसीव should always be more than your required return, than your minimum threshold limit. For you to clear your CA final exams, in every individual paper, the minimum threshold is 40. उतना तो चाहिए ही चाहिए। Is it making sense? That is your required return. Expected return is the return that you will receive. Expected return is the return जो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, जो तुमको लगता है कि तुमको मिलने वाला है। क्या पहले अब दोनों में समझ में आ रहा है? तो ऐसा बहुत बार कहेंगे कि जेनसन अल्फा अगर मेरा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव कब आएगा? जब एक्स बार लेट्स से मेरा 12% है और रिक्वायर्ड रिटर्न 10% है, तो हम बोलेंगे जेनसन अल्फा 2 है, बरोबर है। अगर मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 है और मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न भी 10 है, तो मैं क्या बोलूंगा? जेनसन अल्फा 0 है। अगर मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 है और मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न ही 12 है, तो मैं बोलूंगा मेरा जेनसन अल्फा -2 है। यहां से अगले एक महीना जब भी हम कोई भी सम सॉल्व करेंगे, इतनी बार करना है, जेनसन अल्फा नेगेटिव आया तो हम बोलेंगे वी विल नॉट इन्वेस्ट, दिस इज नॉट गुड, ये परफेक्ट नहीं है, ये ओवर प्राइस्ड है, अगर है तो उल्टा बेचो, खरीदो मत। और अगर हमारा जेनसन अल्फा पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे वी विल बाय, वी फील दैट इज अंडर प्राइज्ड, वी फील इट इज अंडर वैल्यूड, अगर नहीं खरीदा है पोर्टफोलियो में तो और लीजिए। क्यों? बिकॉज आपकी मिनिमम थ्रेशोल्ड जो रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा रिटर्न बना के देगा ये शेयर, इन दिस केस म्यूचुअल फंड। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो मेरे को नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ चाहिए, प्लीज राइट डाउन। इसी के नीचे लिखिए, इसी के नीचे लिखिए, बरोबर है। उसके नीचे क्या लिखेंगे? इफ एक्स बार इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रिटर्न, जेनसन अल्फा इज पॉजिटिव, ऐसा लिखेंगे। दैट इज द शेयर स्लैश म्यूचुअल फंड, द शेयर स्लैश म्यूचुअल फंड is underpriced, is underpriced or undervalued
and therefore we will buy, right? If X bar is greater than required return, the share or the mutual fund जिसकी भी बारे में हम बात कर रहे हैं is underpriced and undervalued, and we will buy that. If X bar is less than required return, बताइए, in such case the Jensen alpha will be negative. Jensen alpha अगर नेगेटिव रहेगा तो शेयर या म्यूचुअल फंड seems overvalued or overpriced, and therefore invest तो छोड़ो, अगर हमारे पास रहेगा तो we will sell. We will sell. क्या ये सबको समझ में आ रहा है? पक्का? यस, सबको समझ में आ रहा है. इसका मतलब हमें हमेशा जेंसन अल्फा क्या चाहिए? पॉजिटिव. पॉजिटिव रहेगा तो वी विल इन्वेस्ट, वी विल बाय. और अगर जेंसन अल्फा नेगेटिव रहेगा तो वी विल सेल. ऑब्वियसली इफ जेंसन अल्फा is 0, that means we will hold for the time being. अगर existing portfolio में है तो. Common sense, yes or no? X बार जब required return से बड़ा है तब जाकर जेंसन अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव. और जब ऐसी स्थिति होगी तब हम बोलेंगे कि जेंसन अल्फा नेगेटिव. बताइए, क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? क्या इसमें किसी को कोई डाउट? अब आपके मन में एक ही बात हो रही होगी कि 10 मिनट से ये जेंसन अल्फा की बातें कर रहा है और एक्स बार और रिक्वायर्ड रिटर्न को लेकर पकड़ के चल रहे हैं, बट एक्स बार निकालू कैसे, रिक्वायर्ड रिटर्न निकालू कैसे? बराबर है. तो आपको जानकर खुशी होगी कि म्यूचुअल फंड में जब हम कर रहे हैं बड़ी एक्स बार अगर मुझे निकालना है, it is nothing but closing NAV minus opening NAV upon opening NAV plus dividend or CGs into 100. आपके रिटर्न का फॉर्मूला यही फॉर्मूला है ना, कि मैं आपको एक्चुअल में जो पैसा कमा के देगा वो ऐसे ही कमा के देगा. दिस इज योर एक्स बार, दिस इज द रिटर्न दैट द म्यूचुअल फंड इज गिविंग यू. कि आपने कितने में इन्वेस्ट किया, क्लोजिंग कितना आया, बीच में कोई डिविडेंड सीजी आया, क्या आया तो कितना, और टोटल आपका कितना है. दैट इज एक्स बार फॉर यू. ये आपके लिए एक्स बार है सर, यही एक्स बार है. आगे और देखेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर है, उसमें एक्स बार का कैसे निकलता है, कैसे अलग अलग तरीके से निकलता है. म्यूचुअल फंड में सिर्फ इतना समझ के चलिए, एक्स बार इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अपॉन ओपनिंग प्लस डिविडेंड सीजीज इनटू 100. That is the return that the mutual fund is actually giving you. Sorted है? पक्का? Next. देखिए इधर. Required return क्या है तो फिर? What is required return? Now, I don't know how many people will recollect this. ये है required return. कितने लोगों को याद है? एक, दो, नहीं सर, दो. याद है? तो ये सीए इंटर में एफएम में था और इसको हम बोलते थे कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल. यही वो फॉर्मूला था जो आपके केई को निकालने के लिए यूज होता था. दिस वाज वन ऑफ द मेथड जिससे आप अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते थे. यस माय फ्रेंड्स, यही है. बट अभी मैं इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं करूंगा, अभी बहुत बेसिक और इनिशियल लेवल पर. अभी तो मैं इतना डीप लेके जाऊंगा और फिर डुबाऊंगा. अभी नहीं, अभी आप सिर्फ इतना समझिए, योर रिक्वायर्ड रिटर्न इज आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर. अब अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं भूल गया हूं इसको, तू फिर से बता दे, तो मैं फिर से बताने वाला हूं.
आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। सबको समझ में आ रहा है? अब ये क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आर एफ इज रिस्क फ्री रिटर्न। नॉर्मली गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो रेट चलता है वो रिस्क फ्री रिटर्न को कंसिडर किया जाता है। रिस्क फ्री रिटर्न मतलब ये ऐसा, आप कहीं पे भी नॉर्मल जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, आप बेसिक यहाँ पे कोई रिस्क जीरो, जो रिटर्न आपको मिलता है। यस, जैसे मैंने बोला प्रैक्टिकली 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो रेट अभी चल रहा है, यील्ड चलता है, उसको आरएफ बोलकर कंसिडर किया जाता है, रिस्क फ्री रेट बोलकर कंसिडर किया जाता है। आरएफ वो रेट है सर। दिस इज बीटा, दिस इज बीटा। Now what is beta? Beta is a number. It is a number which indicates how a particular stock will respond as compared to पूरा market. Now let me give you an example. सर अगर किसी स्टॉक का बीटा 3 है ना, तो अगर निफ्टी सेंसेक्स पूरा मार्केट 10% ऊपर चढ़ा, तो वो शेयर जिसका बीटा 3 है वो 30% ऊपर चढ़ेगा। बीटा वो है। अगर किसी का बीटा 0.5 है, इसका मतलब अगर पूरी मार्केट 4% आज गिर गई, 4% बहुत बड़ा नंबर होता है भाई, 4% अगर मार्केट आज पूरी गिर गई ना, तो ये शेयर 4 का 0.5 2% नीचे गिरेगा। क्या मैं ऐसा बोलूं, हायर द बीटा हायर द वोलेटिलिटी, लोअर द बीटा लोअर द वोलेटिलिटी? हाँ, ये मैं तुमने बोला कि ऐसा बोल सकते, तो मैं बोल रहा हूं। तो बीटा एक नंबर है जो दर्शाता है कि पूरी मार्केट के कंपैरिजन में ये शेयर कैसे भागता है। बीटा कैसे निकालने का, उस पर अपने को 2 दिन लेना है बाद में, अभी नहीं। अभी तो सिर्फ इतना ही समझना है, बीटा। बीटा क्या है? बीटा एक नंबर है जो पूरी मार्केट के अनुसार कैसे घूमेगा ये शेयर बताता है। सर क्या ये नंबर कांस्टेंट रहता है हर शेयर का? नहीं, समय समय पे बदलते रहता है। ये पास्ट के कुछ डेटा को लेकर या फ्यूचर के कुछ प्रेडिक्शन लेकर, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, नंबर निकाला जाता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा मेरा 10th, अगर मैं अभी 5th में हूं, तो मेरा 4th, 3rd, 2nd और 1st स्टैंडर्ड का आप एवरेज एक मार्क्स ले लीजिए, तो आपको पता चलेगा ऑन एन एवरेज में कैसे परफॉर्म कर रहा हूं। जब मैं 9th में रहूंगा तो आप क्या करोगे, 8, 7, 6, 5 के मार्क्स लोगे और ऑन एन एवरेज आपको पता चलेगा कि मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूं। तो ऐसे ही बीटा का भी कुछ होता है। आपको कोई भी कंपनी का बीटा निकालना हो, आप उसके पास्ट के कुछ ईयर्स के साथ कुछ तो भी करते हो, वो क्या करते हो बाद में देखेंगे, उससे आपका बीटा निकलता है। तो बीटा ऐसा भी नहीं कि रोज रोज बदलता है, बट हाँ आप उसको एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ्स, 2 साल 3 साल में एक बार चेक करोगे तो मालूम पड़ता है। नॉर्मली बीटा डिपेंड करता है कैसी कंपनी है। जो साइक्लिकल कंपनीज है ना, उसका बीटा बहुत ज्यादा रहेगा, जो नॉन साइक्लिकल कंपनीज है उनका बीटा थोड़ा सा कम रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब और कम और ज्यादा, साइक्लिकल या नॉन साइक्लिकल क्या है? तो साइक्लिकल मतलब ऐसी कंपनीज जो थोड़ा सा भी न्यूज आए तो आप और मैं उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करना ज्यादा या कम कर दें। यस, जैसे टाटा मोटर्स है, इंटरेस्ट रेट बहुत ही ऊपर चला गया तो आप और मैं, कार स्टिल अ लग्जरी आइटम इन इंडिया, हम उसको थोड़ा सा लेना पोस्टपोन कर देंगे, हम अभी नहीं लेंगे। यस और नो? अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ गए तो अभी हम बोलेंगे अभी कार नहीं लेते, 6 महीने बाद लेंगे, तो फटाक से झटका लगेगा उसके रेवेन्यू पर। बट अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया, तो आप और मैं ब्रश करना बंद नहीं करेंगे, नहाना बंद नहीं करेंगे। सो टूथपेस्ट, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है, इनको ज्यादा फर्क नहीं गिरता। कोरोना आ रहा है, मरने वाले हैं, फिर भी अपन जा जाके मैगी तो खा ही रहे हैं कि ऐसे भी मरना है, ऐसे मरना, घर बैठे बैठे मरे। तो इनके प्रोडक्ट्स को ज्यादा झटका लगता नहीं है। ये कौन सी कंपनीज है? नॉन साइक्लिकल कंपनीज है। इनका बीटा क्या रहेगा? हमेशा कम। साइक्लिकल कंपनीज का बीटा थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो अभी पहली बात तो बीटा कैलकुलेट करना पड़ता है, बट अगर किसी ने आपको ऐसा पूछ लिया कि बताओ भैया इसका बीटा कैसे निकालना है, तो वो जो भी कंपनी बोलेगा थोड़ा सा मन में सोच लेना, साइक्लिकल है कि नॉन साइक्लिकल। अगर नॉन साइक्लिकल रहेगा तो इट इज लेस देन 1, मे बी 0.5, 0.6, 0.4, 0.3। साइक्लिकल है तो थोड़ा सा हायर एंड पे रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये आपका बीटा है। नाउ व्हाट इज आर एम? आर एम इज रिटर्न ऑफ मार्केट। सर रिटर्न ऑफ मार्केट का मतलब है सेंसेक्स निफ्टी जो रिटर्न देता है वो। अब आप समझते हैं ना, सेंसेक्स और निफ्टी एक तरह से
एक ग्रुप है जो पूरे स्टॉक के यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। यस और नो? जैसे अगर मैं बोलूं स्कूल में फर्स्ट से लेके 10th स्टैंडर्ड है और सब में डिविजन्स है, मुझे मालूम नहीं आपके स्कूल में ऐसा होता था कि नहीं, 10th ए, 10th बी, 10th सी, ऐसा होता ना, 5th ए, 5th बी, 5th सी। तो समझ के चलिए कि 5th स्टैंडर्ड एक सेक्टर है, वहां से हम 2-3 बच्चे लेंगे जो पूरी 5th स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करते हो। बात समझ में आ रहा है? 10th स्टैंडर्ड से हम कुछ बच्चे लेंगे जो पूरे 10th स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करते हो। तो सेंसेक्स 30 स्टॉक्स, निफ्टी 50 स्टॉक्स का एक ऐसा ग्रुप है जो इंडिया के मोर और लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे सेक्टर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? एवरीबडी। तो ये जो रिटर्न ऑफ मार्केट है, ये समझ लीजिए सेंसेक्स और निफ्टी क्या रिटर्न बना के देता है वो है। बात समझ में आ रही है? और आरएफ तो जैसे मैंने पहले ही बताया, रिस्क फ्री रिटर्न। यस और नो? एवरीबडी। अब ये फॉर्मूला कैसे बना इसके बारे में 2 मिनट बता दूं। तो देखिए आप क्या बोल रहे हो, एवरीबडी विल फोकस, आप क्या बोल रहे हो, दिस इज माई रिक्वायर्ड रिटर्न, इतना तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, इतना नहीं मिलेगा तो मैं नहीं इन्वेस्ट करेगा। यस और नो? मतलब आपका एक्स बार एटलीस्ट इतना या इससे ज्यादा हो तो ही मैं इन्वेस्ट करूंगा, वरना मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाला। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले हम बोलते हैं आर एफ प्लस। इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि जितना रिस्क फ्री मार्केट में मिलता है ना, उससे मेरे को ज्यादा चाहिए। अब एक मिनट, ज्यादा क्यों नहीं चाहिए? ज्यादा क्यों मतलब चाहिए? कारण ये कि भाई आप मेरे को एक तो फोर्स कर रहे हो मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं जहां पे रिस्क है, तो क्या अपने को थोड़ा ज्यादा रिटर्न नहीं लगेगा क्या, एज कम्पेयर टू जहां पर रिस्क नहीं है और वहां पे रिटर्न मिल रहा है? लेट्स से अपन एक बैंक की एफडी में डालते हैं, कोई अभी आजकल तो बैंक भी कभी भी उड़ रहा है, बट फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे बैंक इतना नहीं उड़ता बट उड़ रहा है। तो बैंक में आप एक एफडी बनाते हो, आपको वो 4-5-6% देते हैं, क्यों? क्योंकि मालूम है उसमें कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे को बोलोगे कि तेरे डैड के जितने भी रिटायरमेंट के पैसे है ना एफडी में, वो सब तोड़ के आ जा मार्केट में डालते हैं, तो आपको थोड़ा रिटर्न ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, इसलिए प्लस साइन है। ठीक है, अब इधर देखिए, इस पार्ट को कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्या कहते हैं? मार्केट रिस्क प्रीमियम। आरएम माइनस आरएफ, ये जो डब्बा है, इसको हम क्या कहते हैं? मार्केट रिस्क प्रीमियम। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब है कि रिस्क फ्री के मुकाबले ओवरऑल मार्केट कितना एक्स्ट्रा देती है, दैट इज द प्रीमियम, दैट इज द एक्स्ट्रा दैट यू गिव। अब जैसे आरएफ 6% है, मार्केट 9 देती है, तो 3 एक्स्ट्रा देती है ना, 3% एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है मेरे को। हम समझ रहे हैं? आरएफ अगर 6% है और आरएम अगर 10% है, तो मेरा प्रीमियम, मेरा एक्स्ट्रा कितना है? 4। बराबर है एवरीबडी? लेकिन मुझे बताइए, क्या मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं क्या? मैं एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब आपको तो मालूम है एक स्टॉक मार्केट के मुकाबले कैसे घूमता है, उस वो नंबर कौन सा होता है? बीटा। इसीलिए उसको बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कैसे बोल रहे हैं कि रिस्क फ्री के मुकाबले मार्केट एक्स्ट्रा कितना दे रहा है? 4। बट मैं तो मार्केट में डाल ही नहीं रहा ना, मैं तो टाटा मोटर्स में डाल रहा हूं। लेट्स से टाटा मोटर्स का अगर बीटा 2 है, तो फिर मुझे 4 नहीं, मुझे 8 चाहिए। आप समझ में आया? तो वो 8 प्लस रिस्क फ्री, उतना मेरे को दो, उतना मेरे को चाहिए। इतना नहीं मिल रहा होगा तो मैं नहीं इन्वेस्ट करता, इतना मिल रहा होगा, उससे ज्यादा मिल रहा होगा, वर्थ इट है, अपन उसमें इन्वेस्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है एवरीबडी? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि आप ऐसा लिख दे कहीं पर कि एक्स बार का फॉर्मूला क्या है और रिक्वायर्ड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है। लिख दीजिए प्लीज, एक्स बार का फॉर्मूला क्या है और रिक्वायर्ड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, लिख दीजिए।